हेलो माय रॉक स्टार्स। आज हम मोस्ट हाईएस्ट वेटेड चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। सो कितना क्वेश्चंस ये चैप्टर से आ सकता है? सो अराउंड 7 to 8, कभी कभी 9 भी आ सकता है ये चैप्टर से। और लेट मी बी फ्रैंक, ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है ये चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हमें पता है इनहेरिटेंस, वेरिएशन, ये सब मतलब इसका मतलब हमें पता है। अभी यहाँ मॉलिक्यूलर बेसिस दिया हुआ है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर हियर? हमारे सेल में कौन सा मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलता है? द मॉलिक्यूल विच इज हेल्पिंग इन इनहेरिटेंस इज न्यूक्लिक एसिड। सो हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में इन डिटेल इन द बिगिनिंग. Molecules which control inheritance is nucleic acid, and there are two types of nucleic acid, that is DNA and RNA. DNA is genetic material in most of the living organisms, whereas RNA कुछ viruses में ही होता है. And some of the important data that we need to know about DNA, देखो हमें biomolecules chapter के through हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग गया already. That is, we already know that is what are nucleotides and कौन सा अलग अलग तरह का न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये सारा हमें ऑलरेडी पता है. ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है. 5174 मतलब ये जो लिखा है ना, इसको हम, ये जो सिंबल है इसको हम 5 करके बोलते हैं. लाइक this is how it has been named, it has been called. So 5174 which is a bacteriophage. So यहाँ हम around 5386 न्यूक्लियोटाइड्स को देखेंगे. ओके, एंड लैम्डा बैक्टीरियोफेजेस में अराउंड 48,502 बेस पेयर्स होता है. एंड हमारा इकोलाई जो बैक्टीरिया है ना, विच वी यूज इन मेनी थिंग्स, है ना. सो ये इकोलाई में अराउंड 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है. एंड हमारा ह्यूमन ये देखो तो we have around 3.3 human cells में around 3.3 into 10⁹ base pairs होता है. Okay, so this is some of the important data with respect to different type of cells. So अलग अलग cells में कितना nucleotides होता है या कितना base pairs होता है, ये हमने देख लिया. Now coming to polynucleotide chain, DNA, the nucleic acid, is after all made up of polynucleotide का chain. मतलब लंबा सा न्यूक्लियोटाइड का चेन आपको डीएनए और आरएनए में देखने के लिए मिलेगा. सो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें हम 3 पार्ट्स को देखेंगे. लाइक देयर आर 3 पार्ट्स इन द न्यूक्लियोटाइड, दैट इज नाइट्रोजन बेसेस, फॉस्फेट एंड शुगर. देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, दैट इज प्यूरिन एंड pyrimidine. Purines are adenine and guanine, which is having 2 rings, as you can see here. Pyrimidine will be having just 1 ring. And there are 3 pyrimidines, that is cytosine, uracil and thymine. Okay, और why exactly we call them as a nitrogenous bases? क्योंकि यहाँ बहुत सारा नाइट्रोजन अलग अलग कार्बन का पोजिशन में होता है. Okay, and phosphate nucleotide will be having phosphate. Phosphate is nothing but phosphoric acid, है ना. और इसके वजह से न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, क्योंकि इसमें phosphoric acid होता है. Coming to sugars, there are 2 type of sugars that you can see in nucleotide, ribose and deoxyribose. Ribose is present in RNA, deoxyribose is present in DNA. As the name said, deoxyribose, यहाँ आपको सेकेंड पोजिशन में, ये जो राइबोस शुगर में सेकेंड पोजिशन में ऑक्सीजन नहीं होता, जस्ट हाइड्रोजन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं deoxyribose. Okay, now nitrogen base and sugar will be forming nucleoside plus phosphate will be forming nucleotide. हमने बायोमोलिक्यूल्स में एडेनिलिक एसिड, एडिनोसिन, ग्वानिलिक एसिड, ग्वेनोसिन, सो इसके बारे में ऑलरेडी देख रखा है. सो बार बार सेम चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे. नाउ हु एक्चुअली डिस्कवर्ड डीएनए? मिशर करके एक साइंटिस्ट अराउंड 1869 में he discovered DNA, but he called it initially as a nuclein. उसके बाद हमारा वैटसन एंड क्रिक, इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ विल्किंस एंड
Franklin, Watson and Crick gave double helical model of DNA. So first देखेंगे DNA के स्ट्रक्चर के बारे में. So double helical model of DNA ऐसा होता है. And आप carefully देखो तो you will be able to see a turns. यहाँ turns आपको देखने के लिए मिलेगा. ये turns के वजह से minor and major groove form होता है. So you can see there is a minor groove, major groove. Okay, minor groove, major groove, minor groove, major groove. Groove मतलब एक तरह का डिप्रेशन जो आप यहाँ देखोगे, इसको हम बोलते हैं groove. One minor groove and one major groove मतलब ये और ये, this is together called as pitch. यहाँ अच्छे से देख सकते हैं. Major groove and one major and one minor groove will be forming pitch or turn of DNA. और इसका लेंथ होता है 3.4 नैनोमीटर. और हर एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में मतलब between this and this, so between two nucleotide you will be able to see length around 0.34 nanometer. So one pitch का, एक पिच का जो डिस्टेंस है या लेंथ है, इट इज गोइंग टू बी 3.4 नैनोमीटर एंड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड द लेंथ, द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 0.34 नैनोमीटर. इसका मतलब ये है एक पिच में, एक टर्न में आप टोटल 10 बेस पेयर्स को देखोगे, है ना. नाउ इसके अलावा हमें ऑलरेडी पता है 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर बाउंड by phosphodiester bond, and between the sugar and nitrogen base we will be able to see glycosidic bond, and between the two nitrogen bases नाइट्रोजन बेस एंड शुगर के बीच में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. दो नाइट्रोजन बेस पेयर्स, दो नाइट्रोजन बेसेस के बिटवीन आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा. एंड वी ऑलरेडी नो दैट एज यू कैन सी adenine will be able to bond with the thymine by double bond and vice versa. Guanosine will be bound with the cytosine by triple bond. So ATGC. Okay. And this is, it's clearly seen over here. सारा अभी जो डिस्कस किया हमने यहाँ आप देख सकते हैं. Guanine, if I would have said guanosine, I'm so sorry. Guanosine is a nucleoside, guanine is a nitrogen base, adenosine is nucleoside, adenosine is a nucleoside, adenine is a nitrogen base. So thymine nitrogen base, thymidine nucleoside, और क्या बचा है, cytosine is a nitrogen base, cytidine is a nucleoside. Okay, so अभी you can see here properly, हमेशा purine is going to bound with the pyrimidine. Okay, this is purine, this is pyrimidine. And always the strands of DNA is going to be anti-parallel to each other. आप यहाँ देख सकते हैं, this strand is going from 5' to 3' end, and the other one which is this one is going to be again 5' to 3' as you can see. लेकिन ये देख सकते हैं उल्टा डायरेक्शन में जा रहे, मतलब ऐसे मानो एक स्ट्रैंड ऐसे जा रहे तो दूसरा स्ट्रैंड ऐसे जा रहे. सो 2 strands of DNA are anti-parallel to each other. Okay, anti-parallel orientation of strands we will be able to see. अभी 5' 3' ये जो वर्ड दिया रखा है, ये क्यों यहाँ 5' 3' करके टर्म्स यूज कर रहे. अब ये 5' क्यों है, क्योंकि इफ यू सी द पोजिशन ऑफ द कार्बन ऑफ द शुगर, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन, ये 4 कार्बन, 5th कार्बन जो है यहाँ इट इज बीन अटैच्ड टू फॉस्फेट एंड इट इज फ्री एंड. ऐसे ही यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ 3rd कार्बन का पोजीशन जो है जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो चुके हैं, मतलब देयर इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द 3rd कार्बन एंड इट इज फ्री. सो दैट इज व्हाई वी आर नेमिंग इट एज 5' 3'. यहाँ भी इसी रीजन के वजह से 3' to 5'. सो दैट इज अबाउट हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए एंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. अभी वाई डीएनए so much important, क्योंकि we will be able to see central dogma in all of the living cell. Central dogma क्या होता है? So we know that DNA is able to show replication, which will be
गिविंग राइज टू फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, और इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और ये जो डीएनए फॉर्म होता है रेप्लिकेशन के थ्रू, नाउ दीज डीएनए विल बी गिविंग राइज टू आरएनए विच इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। हम एक्चुअली इस चैप्टर में यही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके फिर जो आरएनए फॉर्म होता है दे विल बी फर्दर एबल टू गिव राइज टू प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। एंड ये जो प्रोसेस जो है ना, ये सारा लिविंग सेल में होता ही होता है। इवन इन वायरस वी विल बी एबल टू सी दिस, कुछ वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। ओके सो अभी ये जो डीएनए है ये प्रोटीन के साथ क्रोमैटिन में रहता है, होता है ना। सो व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों डीएनए प्रोटीन के साथ रहना चाहिए? वाई इन द क्रोमैटिन वी विल बी एबल टू सी पैकेजिंग ऑफ डीएनए अलोंग विद द प्रोटीन्स? क्योंकि डीएनए जो है इसका लेंथ बहुत ही लंबा है। स्पेसिफिकली इफ यू कंसीडर ह्यूमन डीएनए, ओके बाय द वे ह्यूमन डीएनए में ही आप ऐसा वाला अच्छा वाला पैकेजिंग देखोगे। ओके सो हमारा ह्यूमन डीएनए बहुत ही लंबा है, आई गेस 2.3 मीटर 2 मीटर इज द लेंथ ऑफ द डीएनए ऑफ अ सेल। मतलब एक सेल कंसिडर करो तो 46 क्रोमोसोम्स होता है ना। सो इसका सारा डीएनए ज्वाइन करो तो अराउंड 2.2 मीटर ऐसे कुछ आएगा। सो इतना लंबा वाला डीएनए को अच्छे से पैक करके न्यूक्लियस के अंदर डालना है तो पैकिंग अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हमें यहाँ प्रोटीन का जरूरत है। ओके एंड इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, एंड वी नो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, and negative and positive will be able to have a good relationship. So इसीलिए histone protein which is positively charged protein होता है for packaging. So let's understand packaging of DNA helix. So DNA and histones, both of them will be packed together to form chromatin. Histone contains basic amino acid, क्योंकि basic amino acids are positively charged amino acids. So this is why our histone is positively charged because of the basic amino acids like lysine and arginine. Arginine का spelling mistake हो गया है, हो जाएगा नहीं, यही सही करेंगे, arginine, ठीक है, arginine comma lysine. So they are hence positively charged. Okay and dimers of H2A, H2B, H3, H4 will actually make a histone octamer. So ये जो H2A, H2B ये सारा हिस्टोन का अलग अलग नाम है। So H2A, H2B, H3, H4 ऐसा नाम वाला हिस्टोन दो नंबर में होता है। That is why total 8 histone will be present together to form histone octamer, and octamers are going to wrap around 200 base pairs of DNA around it, and this is going to form nucleosome. So this is how we will be able to see chromatin. Chromatin में आप nucleosome देखोगे, and देखो ये nucleosome है, and chromatins are of two types, euchromatin and heterochromatin. Heterochromatin is densely packed, euchromatin is quite loosely packed, hence it is less stained compared to that of heterochromatin. But however euchromatin is going to be transcriptionally active, मतलब अच्छे से further transcription euchromatin दिखा सकता है. Okay so higher level of packaging is required, and non-histone chromosome protein are also required. वैसे दो न्यूक्लियोसोम के बीच लिंकर हिस्टोन सारा होता है वैसे. So that is about packaging of DNA. Now we will be understanding some of the essential experiments that we are supposed to talk. कुछ experiment देखेंगे, okay, which actually made us to believe that DNA is genetic material. Belief से ज़्यादा, belief is something that is based upon faith, लेकिन ये जो है हम डिस्कस कर रहे हैं ये साइंस है. Okay, so let's see the different proofs which actually say that DNA genetic material. उसके बाद हम देखेंगे properties of genetic material, फिर transcription, translation, replication ये सारा अच्छे से पढ़ेंगे. So let's get started with the very first experiment, that is transforming principle, done by Griffith in 1922. So ये जो scientist है, he will be using Diplococcus pneumoniae, yes, bacteria, and ये bacteria में दो तरह का strains होता है, that is S and R strain. S is virulent
because they have got a smooth capsule and R is non-virulent. ओके मतलब ये इन्फेक्शन इतना सा इतना इन्फेक्शन नहीं कॉज करता, इसके वजह से नॉन विरुलेंट डिप्लोकॉकस की वजह से ऑर्गेनिज्म माइट नॉट डाई. ओके, सो अभी ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, एस स्ट्रेन को यूज करके ही विल बी यूजिंग एस स्ट्रेन टू इन्फेक्ट द माइस, और इसकी वजह से बेचारा माइस मर जाता है. यस, बिकॉज एस स्ट्रेन इज अ विरुलेंट. ओके, विरुलेंट मतलब वायरस रिलेटेड नहीं, विरुलेंट मतलब इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन कॉज करने वाला बैक्टीरिया या पैथोजन को हम विरुलेंट बोलते हैं. ओके, आर स्ट्रेन व्हेन मेड टू इन्फेक्ट माइस, द माइस वाज एबल टू सर्वाइव क्योंकि आर स्ट्रेन इज नॉट विरुलेंट. ओके, बट व्हेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड मतलब क्या हो गया, ये जो बैक्टीरिया है डिप्लोकॉकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया जो है एस स्ट्रेन वाला, सो इसको जब हीट करते हैं डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डाई, है ना. सो when when the mice is made to get infection from the heat killed S strain, the mice is going to survive. लेकिन जब heat killed S strain को R strain के साथ मिक्स करते हैं, फिर माइस को इन्फेक्ट करने के लिए एलो करते हैं, तब माइस मर जाता है. क्यों? क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया टुक अप द डीएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन. अब ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? सो इमेजिन दिस इज एस स्ट्रेन एंड दिस इज आर स्ट्रेन. हीट किल्ड एस स्ट्रेन, सो ये मर गया. ओके, हीट किल्ड एस स्ट्रेन is been mixed with the R strain. R strain is living, it is alive. Okay, so when it has been mixed and when it has been made to infect mice, mice is going to die. क्यों? क्योंकि यहाँ भी डीएनए होता है, इसके अंदर भी डीएनए होता है ना. अभी हमें पता है बैक्टीरिया में एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर हो सकता है, इसको ही हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. ओके, सो जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को हम आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, क्या हो गया? ये जो डीएनए एस स्ट्रेन में है ये इसके अंदर गया. ओके, एंड अभी हमारा आर स्ट्रेन जो है अभी ये बन गया विरुलेंट एंड इट किल्ड आवर माइस. ओके, सो दिस इज व्हाट ग्रिफिथ हैज डन एंड दिस इज व्हाट हिज एक्सपेरिमेंट सेज. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नॉट एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली, हाँ सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली, मतलब इसका कंटिन्यूएशन है. दैट इज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ व्हाट ग्रिफिथ हैज डन एंड दिस इज बीन डन बाय एवरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी. क्या करते हैं ये तीनों साइंटिस्ट? दे प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, नॉट आरएनए और प्रोटीन. यहां से यहां एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर कुछ गया ना, that is it's a DNA, it is not a protein. This is how they will be, this is what they are going to prove. So how they are going to prove it? By purifying the heat killed S cells. ये क्या करते हैं? heat killed S cells को purify करते हैं, फिर उसके बाद पता कर लेते हैं it is actually the genetic material which actually transferred into the R strain. And another way, another thing that they have done was they observed protein RNA digesting enzyme did not affect transformation. ओके, जब प्रोटीन एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को यूज किया था यहाँ कुछ नहीं हुआ था. इट डिड नॉट अफेक्ट एनी ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब इसका मतलब ये हो गया इट इज नॉट प्रोटीन और आरएनए विच इज अ जेनेटिक मटेरियल ओवर हियर, इट इज डीएनए. ओके, और इस टाइम थोड़ा कंफ्यूजन फिर भी था. ये जो एविडेंसेस, ये जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन मैक्लिओड मैककार्टी, मैक्लिओड, एवरी जब कर रहे थे फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था. लेकिन इसके बाद हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में सारा चीज कंफर्म हो गया.
So that is why in NCERT we can see a word unequivocal proof for DNA as a genetic material was been given by Hershey and Chase and their experiment. Okay, unequivocal matlab kya? Unambiguous, like no confusion, like a proper sthir proof, like further confusion ही नहीं इसके बाद, ऐसा वाला proof इन्होंने दे देते हैं. So what exactly they are going to do is they will be taking two different bacteriophage. आपको bacteriophage के बारे में already पता ही है that bacteriophage is able to infect bacteria, है ना. Bacteriophage can transfer their genetic material into bacteria और बैक्टीरिया का जीनोम में बैक्टीरियोफेज का डीएनए जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है और धीरे धीरे यही जो जेनेटिक मटेरियल जो है, वायरल जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरियल जीनोम में है, नाउ दे विल बी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वायरल पार्टिकल्स एंड वी कैन सी लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल एज वेल समटाइम्स, दैट इज बैक्टीरियल सेल्स विल बी रप्चरिंग आउट टू रिलीज द वायरस. इनिशियली मीडिया में लेते हैं S35, that is radioactive sulfur, and bacteriophage, a type of bacteriophage has been made to take up this nutrient, that is S35 sulfur. So यहाँ तो आपको दिख रहा है. So basically that S35 will be, you know, utilized to make a protein, that is capsomer या जो भी है. Okay, and similar experiment has been done जहाँ मीडियम में, ग्रोथ मीडियम में डालते हैं P32, that is a radioactive phosphor. यहाँ डाल लिया था radioactive sulfur, यहाँ डाल रहे radioactive phosphor. And bacteriophage, a type of bacteriophage has been made to take up this mineral, that is P32 phosphorus, which is radioactive. Okay, and then later this bacteriophage was later made to infect bacteria. इसके बाद immediately after this blending करते हैं, मतलब a type of a grinding और break करना सारा चीज़ों को, so that we can next perform centrifugation. So the next process centrifugation. देखो जब centrifugation करते हैं यहाँ बैक्टीरियल सेल्स भी होता है और जो रिमेनिंग वायरल पार्टिकल्स जो है वो भी हो सकता है ना. So but however viral particles wouldn't be having their genetic material mostly क्योंकि they all would have entered, most of them would have entered into the bacterial cells, ऐसे मानो. So इसके बाद क्या करते हैं, centrifugation करते हैं. So after centrifugation, so inference क्या आता है, no radioactive sulfur detected in the bacterial cell. Bacterial cell में कुछ भी सल्फर ही नहीं था, radioactive sulfur ही नहीं था. Supernatant में कुछ कुछ सल्फर था. That is nothing but सुपरनेटेंट में क्या होगा, मैक्सिमम ये जो वायरल प्रोटीन जो है, जो कैप्सोमियर कैप्सिड का जो प्रोटीन पार्टिकल्स है, सो वो होता है सुपरनेटेंट में. इन दिस सिचुएशन, दैट इज इन अनदर केस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, यहाँ रेडियो एक्टिव फॉस्फरस वॉज डिटेक्टेड इन द बैक्टीरियल सेल, लेकिन सुपरनेटेंट में कुछ भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट था ही नहीं. अब यहाँ कैसे रेडियो एक्टिव फॉस्फरस दिख रहा है, क्योंकि इट वॉज लेटर टोल्ड बाय देम दैट द जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए जो है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है. न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, फॉस्फरस होता है. मतलब ये जो फॉस्फरस यूज करते हैं ना, क्या हमारा वायरसेस यहाँ यूज किया ना फॉस्फरस, सो दे यूज फॉस्फरस टू मेक जेनेटिक मटेरियल. Okay, so that is why these radioactive phosphorus was detected in the bacterial cells, क्योंकि ये radioactive phosphorus, it was used by the bacteriophage to make the genetic material. Later same genetic material entered into the bacterial cells during infection, and later these, you know, phosphorus containing genetic material जो है वो हमें यहाँ bacterial cells के अंदर दिखने के लिए मिलेगा. लेकिन यहाँ सल्फर जो है, दे आर बीइंग यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स. इसीलिए प्रोटीन्स मतलब वायरस का जो कैप्सोमियर्स जो है या कैप्सिड जो है, उसमें हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिखने के लिए मिला, क्योंकि टू प्रोड्यूस प्रोटीन they used sulfur. So basically this actually says that it is DNA which actually passed from bacteria to viruses, not protein. So ये हो गया हमारा 3 एक्सपेरिमेंट.
नेक्स्ट देखेंगे रेप्लिकेशन के बारे में. सेंट्रल डोग्मा में जो फर्स्ट स्टेप आता है रेप्लिकेशन, उसके बारे में देखेंगे. So what is replication? Replication is nothing but copying, duplication of DNA. Okay? जब भी ये replication होता है, this happens by semi-conservative manner. So semi-conservative manner में होता है replication. Semi-conservative मतलब क्या? That is half of the DNA strand is going to be conserved and the rest is going to be the new strand of DNA during the replication process. And this has been proved by Messelson and Stahl by their experiment. Okay, and they have used heavy isotope of N15. By the way, N15 is not a radioactive, it's just a heavy isotope. Okay. Similar experiment was also performed by Taylor in faba beans by using radioactive thymine. So, देखेंगे क्या किया इन्होंने. मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट देखेंगे. सो अगेन इकोलाई सेल्स, वी नो इकोलाई सेल्स बहुत जल्दी रेप्लिकेशन करता है. दैट इज अराउंड 20-30 मिनट्स इट टेक्स फॉर रेप्लिकेशन, है ना. सो इकोलाई सेल्स वेर मेड टू ग्रो इन N15 मीडियम. और इसके वजह से क्या होता है, इकोलाई सेल्स में जो जीनोम है, दैट इज इकोलाई नाउ वुड बी हैविंग द जेनेटिक मटेरियल विच इज हैविंग N15, ओके, विच इज अ हेवी आइसोटोप. और इसको सेंट्रीफ्यूजेशन करो तो ऐसे दिखेगा. दैट इज ऑल द DNA, ऑल द जेनेटिक मटेरियल इज गोइंग टू हैव ओनली N15 in the place of नाइट्रोजन. और जैसे फॉस्फोरस कितना इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोटाइड के लिए, ऐसे ही नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर नाइट्रोजनस बेसिस, है ना. सो आफ्टर 20 मिनट्स we will be able to see first replication, that is first generation you will be able to see, where we will be able to see hybrid DNA. Jahan, like in 2 DNA molecules which has been produced, if you consider one DNA molecule, one strand is going to be of the parental strand, another is going to be new strand. New strand में होता है N14 and old strand मतलब parental strand में होता है N15. And after 20 more minutes, that is after 40 minutes, now we will be able to see equal density of light and hybrid DNA strands. Okay, so इसका मतलब ये हो गया, when replication is happening, one strand is always kept as a, always the one strand is going to be the parental strand, another strand is going to be new strand. So this is why we call replication as a semi-conservative. Okay, so now we will be trying to understand replication mechanism. Okay, replication में हमें चाहिए होता है mainly DNA polymerase, which will be showing the polymerization or synthesis of DNA based upon oocyte. मतलब oocyte होना चाहिए in a DNA molecule for replications to start. Oocyte stands for origin of replication. Okay, and there are involvement of other enzymes like helicase. So what does helicase does is they unzip the 2 strands of DNA. Okay, so you can see this helicase is going to go like this. Okay, and there is involvement of one more enzyme called as primase, which is going to add the short strand of RNA to synthesize a DNA strand. Okay, so let's understand what exactly the DNA polymerase does. So DNA polymerase जो है, they will be always showing replication from 5 prime to 3 prime end. और replication होता है दोनों strand में. So यहाँ आप देख सकते हैं हेलिकेस इस डायरेक्शन में जाने की वजह से ये जो हमारा नया स्ट्रैंड जो प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज, दे विल बी इजीली गेटिंग सिंथेसाइज्ड इन दिस डायरेक्शन. लेकिन दूसरा जो स्ट्रैंड यहाँ आप देख सकते हैं, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी यहाँ है ना. सो दिस इज हाउ द न्यू स्ट्रैंड इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस. लेकिन ये डीएनए हेलिकेस जो है ये स्लोली अनजिप करता है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को. सो इसके वजह से यहाँ जो स्ट्रैंड्स है ना, they will be produced in lagging form. मतलब स्लो प्रोड्यूस होते हैं, डिसकंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड्स. इसीलिए ये स्ट्रैंड्स को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. एंड दिस लैगिंग स्ट्रैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. सो ये हो गया हमारा रेप्लिकेशन के बारे में. ओके, नेक्स्ट, बाय द वे, is DNA polymerase over here
is DNA dependent or RNA dependent? It is going to be DNA dependent. क्योंकि ये जो प्राइमेस है ना, ये प्रोड्यूस करता है शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ DNA. मतलब basically they will be having some deoxyribonucleotides of 5 to 15. Okay, so hence our DNA polymerase is DNA dependent. If I would have told primase will be producing RNA or something, I'm so sorry. So primase is going to produce some of the deoxyribonucleotide का छोटा सा strand. Okay, so that is why हमारा DNA polymerase जो है यहाँ, it is going to be DNA dependent. Next we will be seeing about transcription, where DNA is going to convert or DNA is going to synthesize RNA over here. लेकिन both the strand of DNA won't be synthesizing RNA. Just one strand is going to synthesize RNA. Okay, so not both the strands are transcribed, and hence not complete DNA also. Not complete DNA won't be able to show transcription. यहाँ आप दो स्ट्रैंड को देख सकते हैं, विच इज अ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. ये जो फर्स्ट स्ट्रैंड जो है ना, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, बिकॉज टेकिंग दिस पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड एज अ रेफरेंस हमारा आरएनए इससे सिंथेसाइज हो रही है. लेकिन दूसरा जो स्ट्रैंड है यहाँ, विच इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड, they are not going to synthesize anything, but still they are called as coding strand, क्योंकि आप ये स्ट्रैंड का यूरासिल, सॉरी ये डीएनए है ना, सो ये स्ट्रैंड का आप थाइमिन निकालोगे, उसके जगह यूरासिल डालोगे, हमारा नया एमआरएनए जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो प्रोड्यूस होने वाली है, वो जो स्ट्रैंड है ना, वो एग्जैक्टली इसके जैसे दिखेगा. दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड. सो हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड में स्ट्रक्चरल जीन भी होता है. Okay, so basically template strand is being used as a reference, or it is this particular strand which is going to be used to produce RNA, mRNA. Okay, now as you can see over here, आपको यहाँ दो चीज देखने के लिए मिलेगा, that is promoter, structural gene and terminator. So promoter is the region in the template strand where our RNA polymerase is going to come and bind. Okay, and there is also going to be terminator region जहाँ से हमारा transcription stop होता है. So RNA polymerase which you are able to see over here is going to be DNA dependent, क्योंकि it is going to take reference of the template strand which is nothing but DNA, है ना. So first हम transcription देखेंगे with respect to bacterial cells. So bacterial transcription we will be seeing first. So RNA polymerase जो है यहाँ, it is able to bind to the promoter first, and it will be showing initiation with the help of sigma factor, and they will be further showing elongation, and इसके बाद rho factor से transcription stop होता है, that is termination can be seen. Okay, and bacterial genes are called as polycistronic. मतलब बैक्टीरियल एमआरएनए जो है, जीन्स जो है, इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन और पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए, क्योंकि पॉली मतलब मेनी. सो वन जीन इज यूज्ड, दैट इज वन स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस मेनी प्रोटीन. दैट्स व्हाई हमारा यूकैरियोटिक जीन जो है, इट इज कॉल्ड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक. ओके, सो नेक्स्ट वी विल बी सीइंग अबाउट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ तीन अलग अलग तरह का आरएनए पॉलीमरेज यूज हो सकता है. सो बेसिकली यहाँ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी होता है. सो पॉलीमरेज 1, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 1, यहाँ भी बाय द वे it's DNA dependent RNA polymerase which is going to be used in the transcription. Polymerase 1 is able to show transcription of rRNAs like 28 sRNA, 18 sRNA, 5.8 sRNA. Polymerase 2 is able to transcribe mRNA, that is specifically heterogeneous RNA, मतलब RNA जहाँ आपको इंट्रॉन्स भी देखने के लिए मिलेगा along with the exons, मतलब immature mRNA को हम hnRNA बोलते हैं. And polymerase 3 is able to transcribe tRNA, 5s RNA and snRNA, that is small nuclear RNA, which won't be able to actually show the proper transcription, मतलब further translation they won't be able to show. So ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में. अभी देखेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट्स हमें दो चीजें देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज इफ यू सी द
what is it, RNA. Here is the RNA after transcription. So if you see the RNA over here, it has got exon and intron. अभी exon क्या है, intron क्या है? So exons are those genes in the RNA which is able to synthesize protein. Introns are the one which is not able to synthesize anything. They are not able to synthesize any protein. Okay. So इतना सारा waste introns होता है exon के साथ. सो नेक्स्ट प्रोसेस जो करना होता है आरएनए प्रोसेसिंग, यहाँ अलग अलग चीज़ें होता है. आरएनए प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप होता है स्प्लाइसिंग, जहाँ इंट्रॉन्स को निकाल के एक्सॉन्स को ज्वाइन करना पड़ता है. इसके साथ 5 प्राइम कैपिंग एंड पॉली ए टेल भी हो जाता है. सो व्हाट इज 5 प्राइम कैप? तो एमआरएनए का 5 प्राइम पोजीशन में मिथाइल गुआनोसिन को ऐड करने को हम 5 प्राइम कैप बोलते हैं. पॉली ए टेल क्या होता है? पॉली मतलब many, so many adenine, a long tail of around 200 adenine molecule is being added at the 3 prime end of the mRNA. और ये बहुत ज़रूरी है to prevent the RNA's activity in the cell. हमारे सेल में बहुत सारे RNA's एंजाइम, RNA को ब्रेक करने वाला एंजाइम होता है. सो टू प्रिवेंट द एक्टिविटी ऑफ दैट, ये दोनों चीज़ पॉली ए टेल एंड 5 प्राइम कैपिंग बहुत ज़रूरी है. ओके, सो ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में. आगे देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, उसके पहले देखेंगे जेनेटिक कोड के बारे में. सो व्हाट इज जेनेटिक कोड? हमें पता है 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड्स हम ये जो आरएनए में देख सकते हैं. दैट इज AUGC, है ना. अभी वी हैव टोटल 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स. ओके, एंड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. कितना अलग अलग कॉम्बिनेशन का 3 न्यूक्लियोटाइड वाला कोड बन सकता है. दैट इज 4 into 4 into 4 अराउंड 64, है ना. सो ये जो ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं, मतलब ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना एक कोड में, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट. Also we call it as a codon and it has been given by George Gamvo. इसके पहले लोगों ने सोचा 2 पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब 4 into 4, 5 into 5 into 5. सो बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन होने के बाद फिर ये कंक्लूशन किया. सो आउट ऑफ 64 कोडॉन्स, दैट इज ट्रिपलेट कोडॉन्स, यहाँ 3 आर स्टॉप कोडॉन, दैट इज UAA, UGA, UAG. दीज आर स्टॉप कोडॉन. मतलब जब ये कोडॉन हमारे एमआरएनए में होता है, वहाँ ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस वहीं स्टॉप हो जाता है. ऐसे ही स्टार्ट कोडॉन भी है, लेकिन स्टार्ट कोडॉन इज एबल टू स्टिल सिंथेसाइज एन अमाइनो एसिड. ओके, बेसिकली हमने देखा आरएनए इज एबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन, लेकिन आरएनए में जो कोडॉन होते हैं ना, ट्रिपलेट कोडॉन, दैट इज 3 न्यूक्लियोटाइड वाला एक कोड, वो एक्चुअली एक अमाइनो एसिड को मतलब सिंथेसाइज कर सकता है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं UUC is able to synthesize phenylalanine, UUA, UUG, leucine. फिर से CUU, CUC, CUA, CUG is also leucine, है ना. सो सारा ये जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो है ये कोडॉन से ही सिंथेसाइज हो रही है. सो AUG is a start codon. In eukaryotes, they are able to produce methionine. In prokaryotes, that is bacteria, they produce formyl methionine. Almost they are universal, मतलब which means almost सारे living organism में यही codons जो है, they are able to produce amino acid. And they are able to show unambiguity, मतलब confusion नहीं है यहाँ. That is one code will be able to, that is one triplet codon, that is let's say CUG, they are able to produce just 1 amino acid. One code is not able to produce more than 1 amino acid. So ये confusion, ये unambiguity, ये ambiguity नहीं है, which means it is unambiguous, that is confusion नहीं है यहाँ. But degeneracy है, that is triplet codons are degenerable, या we can say degeneracy you can see over here. So इसका मतलब क्या है? What is the meaning of degeneracy? That is, if you see over here, many codons are able to produce same amino acid. जैसे UUC is able to produce phenylalanine,
और यहाँ देखो UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG, ये सारा ल्यूसिन अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकता है. सो डिजेनरेसी है लेकिन अनएम्बिग्विटी दैट इज कंफ्यूजन नहीं है. ओके, सो ये हो गया जेनेटिक कोड का. जेनेटिक कोड के बारे में अभी देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में. सो ट्रांसलेशन में होता है प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम मैच्योर mRNA. ओके, HNRNA जो है वो स्प्लाइसिंग दिखाता है, फिर पॉली ए टेल 5 प्राइम कैपिंग होने के बाद जो मैच्योर mRNA जो है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में वो दिखाता है ट्रांसलेशन. लेकिन स्टार्टिंग में tRNA चार्जिंग होगा, which is also called as amino acylation of tRNA. Also we can call it as a activation of tRNA, जहाँ ATP यूज करके एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है tRNA. And now this charged tRNA will be coming to the AUG site of mRNA, which is a start codon. Okay, आगे क्या होगा इसको देखने के पहले लेट्स सी tRNA. देखो tRNA में दो चीज होता है. वन इज अमीनो एसिड एक्सेप्टिंग साइट, दैट इज दिस वन. दूसरा एंटीकोडॉन. एंटीकोडॉन एज अ नेम से दे आर एंटी, दे आर अगेंस्ट, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू द कोड विच इज प्रेजेंट ऑन द mRNA. ओके, सो क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं. सो यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. ओके, इसलिए AUG यहाँ नहीं दिख रहा. So already the translation has started, and also you can see long chain of amino acid, that is peptide chain on tRNA. So यहाँ जो tRNA है which is having the long chain of amino acid, they will be transferring this long chain of amino acid on to the next tRNA, and this tRNA has got valine which is amino acid acceptor region में valine है, और they will have a anticodon, है ना. So जैसे ही ये जो tRNA जो है when they bind to the code, okay, that is triplet codon, you can see this chain of amino acid is going to get transferred on this particular tRNA on their amino acid acceptor region, that is over here, and it gets free and it goes away later. And जैसे ही हमारे ये वैलिन के ऊपर, मतलब tRNA के वैलिन के ऊपर ये सारा chain of amino acid आएगा, and they also form peptide bond with the valine. Now this tRNA would be ready to accept this chain of amino acid. So this is going to continue. I'll tell you till when it is going to continue. So Mg2 plus is going to be required to connect both the subunits. So ये जो चीज हो रहा है ना, उसके पहले हमारा larger और smaller ribosome का subunit जो है वो करीब करीब पास आता है. Okay, and amino acids are joined one on each, like along with the formation of peptide chain. I mean peptide bond form होता है between the amino acids. So amino acids are joined one by one with the help of peptide bond, and ribozyme makes bonds between them. Ribozyme is nothing but the ribosome which is showing catalytic activity. यहाँ ये जो दोनों ribosomes जो है, they will be helping together to form peptide bond, that is a catalytic activity, that is an activity of enzyme, है ना. So ये जो ribosome है, it will be helping in producing peptide bond between amino acid. So that is why I have mentioned ribosome here makes the peptide bond between amino acid. And at the end stop codon is going to help in stopping the translation. वो कैसे होगा? जैसे ही हमारा tRNA अपना anticodon के साथ आएगा, and when it finds stop codon, हमारा translation stop हो जाता है. Okay, so because it won't have any any amino acid for the stop codon, and release factor is going to help later in the termination of translation. So ये हो गया हमारे translation के बारे में. Next देखेंगे lac operon के बारे में. Lac operon, why the name lac operon? So lac stands for lactose. Operon means many genes regulated by the common promoter and operator. क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं polycistronic, मतलब basically lac operon happens in the bacterial cells like E. coli, जहाँ हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन देख सकते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोस, मतलब जब ग्रोथ मीडिया में, इकोलाई सेल्स का ग्रोथ मीडिया में जब लैक्टोस नहीं होता, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इनके जो स्ट्रक्चरल जीन जो है बैक्टीरियल सेल्स का, which will be having I gene, they produce repressor
mRNA that will be able to produce repressor protein which is going to bind to the operator region and इसकी वजह से हमारा mRNA जो है they won't be able to show the transcribe the operon. Okay? लेकिन जब हमारा इंड्यूसर होता है that is in the presence of lactose, now lactose is going to go and bind with the repressor protein which is being produced by the repressor mRNA और इसके वजह से हमारा ऑपरेटर इज नाउ फ्री. सो ये जो Z, Y और A जीन्स जो है they will be producing different enzymes like Z will be producing beta galactosidase, Y permease and A produces trans-acetylase और इसकी वजह से हमारा lac operon on होता है and they will be able to utilize lactose. Okay, so ये हो गया lac operon के बारे में. लास्ट हमारे पास जो बच गया दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में विच इज अ मेगा प्रोजेक्ट ऑफ $9 billion एंड इट वाज ऑफ सम 13 years दैट इज 1900 to 1900 to 2003 तक चल गया था एंड दे यूज टू मेथडोलॉजी. वन वाज द होल जीनोम सीक्वेंसिंग. जीनोम मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड सेल्स, ह्यूमन हैप्लॉइड सेल्स का जो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स उसको हम बोलते हैं जीनोम. एंड दूसरे मेथडोलॉजी जो यूज किया था दैट इज ESTS करके, दैट इज सिर्फ एक्सॉन्स मतलब एक्सप्रेसिंग जीन्स जो है मतलब एक्सॉन्स जो है सिर्फ उसको यूज किया था. मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग सीक्वेंसिंग वाज बीन डन. इंट्रॉन्स को नहीं कंसिडर किया था, ओनली एक्सॉन्स वेर कंसिडर्ड. ओके, ओनली एक्सॉन्स वेर एक्चुअली यूज्ड. The goal was to complete sequencing of around 3 billion bases and around 20 to 25,000 genes. लेकिन बाद में ये पता चलता है that is in a genome human genome we will be able to see 3.164 billions of genes and in an average 30,000 genes would be having around 3,000 base pair. But of course कुछ जीन में 2.4 million base pairs भी हो सकता है. So this is an average value that has been given. And दूसरा गोल था स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा के बारे में. जब भी हमें कुछ पता करना है ह्यूमंस के बारे में, जीन्स के बारे में, so we should be able to use. And also it was another goal was to address ELSI मतलब ethical, legal and social issues को भी एड्रेस करना था ड्यूरिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ओके, एंड और भी रिजल्ट पता चलता है दैट इज ओनली लेस देन 2% ऑफ द कंटेंट वुड बी एबल टू कोड फॉर प्रोटीन. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीनोम में इंट्रॉन्स है या जंक जीन्स है. ओके, एंड SNPs दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड polymorphism were around at 14 lakh location. अभी इसका मतलब क्या है? व्हाट इज SNPs करके बोलते हैं इसको. सो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है we will be able to see so many different genes because of just one different nucleotide. Okay, and first chromosome had around 2009 genes and Y chromosome had around 2031 genes. और इसके बाद DNA fingerprinting भी इसका भी इन्वेंशन होता है which was been done by Alex Jeffrey and it was based upon VNTR which means variable number of tandem repeats. So close relatives जैसे मेरा और मेरा पापा के बीच में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, जैसे मेरा और मेरी मम्मी के बीच में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है. और ये सिमिलैरिटीज कैसा है? क्योंकि मेरे को हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम मेरी फादर से मिला था, दूसरा हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मेरे को मेरी मम्मी से मिला था, है ना, मदर से मिला था. सो इसके वजह से हमारा बहुत सारा क्रोमोसोम्स कॉमन है, बहुत सारा जीन्स कॉमन है और रिपीटेशंस भी कॉमन है. और ये रिपीटेशंस को हम यहाँ DNA फिंगरप्रिंटिंग में डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, so this has been used to determine paternity check or even in the crime cases we can determine the people who were involved in crime. So quickly देखेंगे DNA fingerprinting के बारे में. मानो हमारे पास कुछ ब्लड सैंपल है क्राइम सीन में, उससे हम DNA आइसोलेट कर सकते हैं. इसके बाद हमें DNA कट करना पड़ेगा with the help of restriction enzyme to better study the genes. And the fragmented DNA are being later separated by electrophoresis, agarose electrophoresis. फिर हमें करना पड़ेगा सदर्न ब्लॉटिंग, दैट इज वी हैव टू कीप अ मेम्ब्रेन जैसे नाइट्रोसेलुलोज या नाइलन मेम्ब्रेन को रखना पड़ेगा ये इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल के ऊपर. इसके वजह से हमारा नाइट्रोसेलुलोज पेपर जो है उसके ऊपर ये बैंड्स आ जाएगा, DNA बैंड्स जो यहाँ दिख रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा.
एंड नाउ वी हैव टू हाइब्रिडाइज विद द रेडियो एक्टिव प्रोब. अभी कौन सा वाला रेडियो एक्टिव प्रोब हमें यूज करना चाहिए? द रेडियो एक्टिव प्रोब वी विल बी मेकिंग बेस्ड अपॉन द क्राइम सीन. मानो हमें पता करना है who is the person who is involved in the crime. Okay, so कुछ suspected लोग होंगे, मतलब that we think that they might have done it. उनका DNA sample use करके we will be making a radioactive probe. radioactive probe. Okay, so and then we will be matching the blood sample का DNA fragments with the radioactive probe. Basically ये जो radioactive probe जो भी हमने बनाया, if it is going and binding to the DNA bands which is present in the blood sample, then whosoever sample we have collected to make a radioactive probe, that person is in the that person's blood, this particular blood can be, मतलब ये जो क्राइम सीन में जो भी ब्लड मिला ना, वो ब्लड वही इंडिविजुअल का ब्लड होगा जिससे हम ये सैंपल ले लिया टू प्रोड्यूस अ रेडियो एक्टिव प्रोब. ओके, सो एक्सेस रेडियो एक्टिव प्रोब इज लेटर वॉश्ड ऑफ एंड देन ये ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हम डीएनए बैंड को. वी हैव टू यूज एक्सरे फिल्म टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव प्रोब. इसके बाद हमें ऐसे ऐसे बैंड्स मिलेगा. अभी मानो कुछ क्रिमिनल 1, क्रिमिनल 2, ऐसे अलग अलग लोगों से हम फ्रैगमेंट्स व्हाट इज इट सैंपल ले लेंगे ना, और ब्लड सैंपल को मैच करना है ना हमें. सो एक होगा ब्लड सैंपल का डीएनए बैंड्स, दूसरा होगा क्रिमिनल 1, क्रिमिनल 2, मतलब सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 का डीएनए बैंड्स, और चौथी दैट 4th या 5th होगा हमारा रेफरेंस स्ट्रैंड. ओके, रेफरेंस स्ट्रैंड का यहाँ जरूरत नहीं है, ब्लड सैंपल के साथ मैच करना है ना. सो ऐसे करते हैं डीएनए फ्रैगमेंटिंग. ओके, सॉरी ऐसे करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. लेट्स मीट द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो. हमारा ये जो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस लेंदी चैप्टर जो था वो खत्म हो गया, हाई वेटेज चैप्टर भी है. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. बाय बाय.